गुड मॉर्निंग डियर नर्सिंग एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सूर्या लेक्चर्स। तो आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है प्लेसेंटा। कल हम लोगों ने पढ़ा था एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, उसके बाद आई एम कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक दैट इज प्लेसेंटा। तो कल एम्ब्रियोलॉजी में हम लोगों ने क्या डील किया था कि कैसे जाइगोट फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, जो कि इम्प्लांट होता है इन द डेसिडुअल लेयर ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियल लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल्स होती है वहां पे डिफ्रेंसिएशन होगा तो फॉर्म होगा आउटर लेयर और इनर सेल मास। ठीक है, अभी जो आउटर लेयर था जो हमने कल पढ़ा था कि वो ट्रोफोएक्टोडर्म उस पर बनता है, जिसकी वजह से फिर ट्रोफोएक्टोडर्म के दो पार्ट्स होते हैं, syncytotrophoblast and cytotrophoblast। Syncytotrophoblast is responsible for HCG and cytotrophoblast जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्लेसेंटल फॉर्मेशन। जबकि जो इनर सेल मास था वो आपका बना रहा था एक फीटस को। ठीक है, फीटस की फॉर्मेशन के लिए आपका इनर सेल मास रिस्पॉन्सिबल था विद अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, तो आज जो हम डील कर रहे हैं वो है प्लेसेंटा। तो कल का टॉपिक क्लियर हो गया, एम्ब्रियोलॉजी का भी एक हमने ब्रीफ ले लिया है अभी, क्योंकि प्लेसेंटा के बारे में पढ़ने से पहले आपको एम्ब्रियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, तो वो ऑलरेडी अभी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अभी हम जो आज टॉपिक लेने जा रहे हैं प्लेसेंटा, उसके बारे में भी हम लोग इन ब्रीफ पढ़ेंगे, और प्लस इसमें जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वो भी हम लोग इसमें साथ ही साथ में कवर करेंगे। मैं बीच बीच में आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से एमसीक्यूज इसके आते हैं प्लेसेंटा रिलेटेड। ठीक है, तो प्लेसेंटा में हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, देन जो ब्लड वॉल्यूम होता है, प्लेसेंटा डायमीटर, कौन कौन सी सर्फेसेस होती हैं इसमें, एंड देन कितनी अम्बिलिकल आर्टरीज एंड वेन्स होता है। ठीक है, तो ये और इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो हम लोग इसमें डील करेंगे। तो वी विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द टॉपिक दैट इज प्लेसेंटा। तो अभी हम लोग प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं। तो प्लेसेंटा में जनरली क्या होता है, थ्री मेन फीचर्स होते हैं इसके, थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसमें आप लोगों के आते हैं ये थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसके होते हैं। तो उसमें सबसे पहले है ये हीमोकोरियन। ठीक, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, हीमोकोरियन। देन सेकंड है डिस्कॉइड, सेकंड क्या है, डिस्कॉइड। एंड देन थर्ड क्या है इसका, डेसिडुएट। थर्ड क्या है, डेसिडुएट। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम लोगों ने देखा है हीमोकोरियन। हीमोकोरियन क्यों बोला है, क्योंकि जो प्लेसेंटा की जो जो उसकी कोरियोनिक विलाइज होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो विलाइज होती हैं, जो ये कोरियोनिक विलाइज होती हैं, ये कहाँ से अटैच होती है, ये मैटरनल ब्लड सप्लाई। ये जो विलाइज होती हैं दे आर बीन कनेक्टेड विद द मैटरनल ब्लड। ठीक है, तो विलाइज आर कनेक्टेड विद मैटरनल ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैटरनल ब्लड वेसल्स से कौन अटैच होती है, विलाई। ठीक है, तो इसलिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हीमोकोरियन। देन है डिस्कॉइड। डिस्कॉइड क्यों बोला, क्योंकि जो प्लेसेंटा है उसका क्या होता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। डिस्क शेप स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको बोला हमने डिस्कॉइड। देन डेसिडुएट क्या होता है, डेसिडुएट में क्या होता है कि जो अम्बिलिकल जो आप लोगों का हमने बोला कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, वो अटैच कहां से होता है, डेसिडुअल लेयर से, है ना। ठीक है, तो क्या होता है कि सपोज अगर आप लोगों का, सपोज ये जो एम्ब्रियो था ये जब अटैच हो जाता है डेसिडुअल लेयर, जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जो कहां से अटैच है, प्लेसेंटा अटैच है डेसिडुआ बैसिलस से, यानी कि यहाँ से ये डेसिडुअल लेयर से ये अटैच है कौन, प्लेसेंटा। तो जब भी प्लेसेंटा का रिमूवल होगा, तो रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा शेड ऑफ हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, शेड ऑफ हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला है डेसिडुएट। ठीक है, इसलिए इसकी थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डेसिडुएट। तो डेसिडुएट समझ में आ गई कि आफ्टर द डिलीवरी के बाद जो डेसिडुआ आपका सेपरेट हो जाता है फ्रॉम दिस
कोरियन फ्रॉम दिस डेसिडुअल लेयर, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियल बोलते हैं नॉन प्रेग्नेंट लेडीज में, और डेसिडुआ बोलते हैं अगर समवन इज प्रेग्नेंट तो ये डेसिडुआ कहलाती है उसकी एंडोमेट्रियल लेयर, तो इसलिए इसको बोला डेसिडुएट। तो यहाँ पे इसके 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गए हैं क्लियर, ठीक है। देन फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इसके पार्ट्स में। तो बेसिकली जो इसके पार्ट्स होते हैं वो 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, दैट इज योर मैटरनल पार्ट, ठीक है। कौन सा पार्ट? एक होता है इसका मैटरनल पार्ट और एक होता है फीटल पार्ट, ठीक है। एक होता है मैटरनल पार्ट, एक होता है फीटल पार्ट। तो मैटरनल पार्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैटरनल पार्ट में हम लोग देखते हैं डेसिडुआ बैसिलस। ये क्या होता है? मैटरनल पार्ट में कौन आता है आपका? मैटरनल पार्ट में आता है डेसिडुआ बैसिलस, ठीक है। मैटरनल पार्ट में आता है डेसिडुआ बैसिलस, जो कि 20% पोर्शन बनाता है प्लेसेंटा का। तो प्लेसेंटा का 20% जो पोर्शन होता है वो बनता है मैटरनल पार्ट से, जो कि बनता है थ्रू डेसिडुआ बैसिलस, जबकि जो रिमेनिंग 80% पार्ट होता है वो कौन बनाता है इसका? फीटस पार्ट। फीटस पार्ट बनाता है 80% ऑफ प्लेसेंटा को, ठीक है। अब फीटल पार्ट में 3 मेन पार्ट्स होते हैं जो हमने पढ़ा था कि क्या होता है? ट्रोफोएक्टोडर्म, ट्रोफोएक्टोडर्म याद है ना, आउटर लेयर जो ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर थी उसका फर्स्ट पार्ट क्या था आपका? ट्रोफोएक्टोडर्म। देन इसमें आता है आप लोगों का साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है वो है इसका कोरियोनिक फ्रेंडोसम। क्या है? कोरियोनिक फ्रेंडोसम, ठीक है। कोरियोनिक फ्रेंडोसम। तो यानी कि जो फीटल पार्ट है, फीटल पार्ट 80% ऑफ प्लेसेंटा को बनाता है, जिसमें आपके होते हैं 3 मेन पार्ट, ट्रोफोएक्टोडर्म, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड कोरियोनिक फ्रेंडोसम। जबकि मैटरनल पार्ट केवल 20% ही बनाता है, वो बनता है किसके थ्रू? डेसिडुआ बैसिलस के थ्रू, ठीक है। क्लियर? ठीक है। देन पार्ट्स खत्म होने के बाद हम लोग देखेंगे वेट ऑफ प्लेसेंटा। वेट ऑफ प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। तो वेट कितना होता है प्लेसेंटा का? जो वेट होता है इट इज 500 ग्राम्स, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 तरीके से आएगा, या तो केवल आएगा वेट ऑफ प्लेसेंटा, तो अगर केवल प्लेसेंटा के वेट की बात की है तो इट इज 500 ग्राम्स। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि फीटस एंड प्लेसेंटा का रेशियो में बताना है आपको, तो क्या होगा? तो अगर क्वेश्चन आएगा कि रेशियो ऑफ फीटो प्लेसेंटल, ये कितना होता है? जो फीटो और प्लेसेंटल, फीटस एंड प्लेसेंटा का जो रेशियो होता है इट इज 6:1। कितना है? 6:1। वही अगर ये पूछेंगे प्लेसेंटा और फीटस का तो ये हो जाएगा आपका 1:6। तो देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो नॉर्मल वेट है प्लेसेंटा का जो 500 आपने बोल दिया, एक पूछा फीटो प्लेसेंटल वेट तो 6:1, या फिर प्लेसेंटल और फीटस का वेट पूछेंगे तो वो है 1:6। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने 6:1 या फिर 1:6 कैसे डिवाइड किया? तो हमने बोला हम मानते हैं कि सपोज एक जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका जो वेट होता है, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी का वेट कितना माना हमने कि सपोज ये वेट, सपोज अगर वेट ऑफ बेबी, वेट ऑफ जो न्यूबॉर्न बेबी है वो हमने माना कि ये 2.5 to 3 kgs होता है ना? कितना होता है? 2.5 to 3 kgs। और ये क्या है? 1 किसको माना हमने? जो ये आपका 500 ग्राम्स है। 500 ग्राम्स क्या है? प्लेसेंटा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है कि अगर ये 500 ग्राम है तो इसका 6 गुना कितना हुआ आपका? 3 kg है ना? तो इस तरीके से इसमें वेट ऑफ इस तरीके से हम लोग वेट को डिवाइड करते हैं, दैट इज 6:1 या फिर 1:6, ठीक है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद अब वेट आप लोगों का क्लियर हो गया, देन हम लोग देखते हैं डायमीटर, ठीक है। डायमीटर कितना होता है? तो जो डायमीटर होता है एक प्लेसेंटा का, जो डायमीटर होता है, डायमीटर होता है इसका 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक। तो 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक होता है प्लेसेंटा का डायमीटर। अब प्लेसेंटा हमने बोला था कि कैसा होता है? डिस्कॉइड शेप का होता है। डिस्कॉइड शेप का होता है, इसका मतलब क्या होगा कि जो इसकी सेंटर में थिकनेस होगी वो अलग होगी
और इसकी पेरिफेरल में थिकनेस अलग होगी, है ना। तो जो सेंट्रल थिकनेस होती है इसकी, सेंटर में जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा थिक होता है कहां से, सेंटर से, ठीक है, सेंटर से थिक होता है, जबकि पेरिफेरल से क्या होता है, ये पेरिफेरल में क्या होता है, ये थिन होता है। तो इस तरीके से जो सेंटर की जो थिकनेस है वो निकल जाती है 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो 2.5 टू 3 सेंटीमीटर होती है इसकी सेंटर में थिकनेस, जबकि अगर हम पेरिफेरी की बात करेंगे तो वो होती है आपकी 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो ये हो गई इसकी थिकनेस की बात, जो कि हम लोगों ने डायमीटर देखा कि टोटल डायमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर होता है, सेंटर से होता है थिक, यहां से होता है ये थिन, जिसके अब इसमें आप लोग ये देख लो कि जो कितने सेंटीमीटर ये आपका डिवाइड किया है, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे प्लेसेंटल वॉल्यूम, ठीक है। प्लेसेंटा वॉल्यूम, प्लेसेंटा वॉल्यूम में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, प्लेसेंटा वॉल्यूम में हम लोग देखने वाले हैं कि कितना ब्लड सप्लाई, ठीक है, कितना ब्लड सप्लाई जो अम्बिलिकल आर्टरीज, जो मैटरनल ब्लड वेसल्स है, कितना सप्लाई वो प्लेसेंटा में दे रही है, तो वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो जो प्लेसेंटा का वॉल्यूम होता है, देखिए इससे पहले मैं एक स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के दिखाती हूँ कि ये जो आपका क्या है, डेसिडुआ बैसिलस, जो कि हम लोगों ने बोला कि ये मैटरनल पार्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपका फीटल पार्ट शुरू हो गया है, ठीक है, यहाँ पे फीटल पार्ट शुरू हो गया है। देन एक बार पहले मैं डायग्राम बना दूं, ये टर्शरी विलाइज हो गई, ठीक है, टर्शरी विलाइज हो गई, जो कि जिगजैग मैनर में होती हैं। देन ठीक है, फिर ये हो गई क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये सेंटर से क्या हो गई, अम्बिलिकल कॉर्ड। देन ये हो गया इसमें विलाई सिस्टम, विलाई सिस्टम, ये हो गई आप लोगों की टर्शरी विलाइज, ठीक है। ठीक है, और ये हो गया हम लोगों ने बोला था क्या था, डेसिडुआ बैसिलस, और ये है इसका इंटरविलस स्पेस, इंटरविलस स्पेस, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा वॉल्यूम होता है, प्लेसेंटा वॉल्यूम जो होता है, ये पूरा का पूरा डिवाइड होता है 2 पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरविलस स्पेस, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, इंटरविलस स्पेस, जो कि हम लोगों ने लिखा है वहां पे IVS, ठीक है। एक होता है इंटरविलस स्पेस, एक होता है आपकी विलाई सिस्टम, ठीक है। एक क्या होती है, विलाई सिस्टम, ओके, विलाई सिस्टम। तो एक क्या पार्ट है आपका IVS, और एक है विलस सिस्टम, जो कि पूरा का पूरा किसका पार्ट है, फीटस पार्ट है, ठीक है, फीटस पार्ट है। अब अगर हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई की, तो जो कोरियोनिक विलाइज हैं, जो ये विलाइज हैं, ये डायरेक्टली अटैच कहां से होती है, ये मैटरनल ब्लड लेती हैं, ठीक है, डायरेक्टली क्या लेती हैं, ये मैटरनल ब्लड लेती हैं। जो विलाई सिस्टम है, इसको ब्लड सप्लाई कहां से मिलता है, ये मैटरनल ब्लड से इसको सप्लाई मिलता है, जिसमें जो IVS की सप्लाई है, दैट इज दिस, ये जो IVS है, इसको मिलती है 150 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। इसमें कितना होता है, 150 ml ऑफ ब्लड होता है, जबकि 350 ml ऑफ ब्लड किसमें होता है, आपके विलाई सिस्टम में, ठीक है। तो IVS में कितना होता है, IVS में है 150 ml ऑफ ब्लड, जबकि विलस सिस्टम जो है उसमें है 350। तो इन टोटल अगर हम बात करें, अगर आपको बोलेंगे कि कितना ml ऑफ ब्लड आपके प्लेसेंटा में होता है, वो होता है 500 ml, ठीक है। तो 500 ml ऑफ ब्लड जो होता है वो प्लेसेंटा में होता है, जिसमें मैंने डिविजन बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जो IVS होता है, अगर हम बात करेंगे केवल IVS की,
अगर हम बात करेंगे केवल आईवीएस की, यानी कि इंटर विलस स्पेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पर मिनट में 500 टू 600 ml ऑफ ब्लड पर मिनट में, तो हर एक मिनट में इसमें 500 टू 600 ml ऑफ ब्लड आता है फ्रॉम यूट्राइन आर्टरीज, ठीक है। तो यूट्राइन आर्टरीज से क्या होता है, यूट्राइन आर्टरीज से आईवीएस में 500 टू 600 ml ऑफ ब्लड आता है, जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और न्यूट्रिएंट। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो आईवीएस का क्लियर हो गया। आईवीएस में हर मिनट में 500 टू 600 ml ब्लड आता है फ्रॉम यूट्राइन आर्टरीज, जहां पे एक्सचेंज होती है गैसेस प्लस न्यूट्रिएंट बिटवीन प्लेसेंटा और फीटस के बीच में। वही अगर हम विलाइस सिस्टम की बात करें, विलस सिस्टम या फिर आप लोग इसको बोल सकते हो विलाई सिस्टम जो होता है, यहाँ पर हर मिनट में 400 ml ऑफ ब्लड, 400 ml पर मिनट ब्लड आता है, कहां से, फ्रॉम यूट्राइन आर्टरीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 400 ml पर मिनट ऑफ ब्लड सप्लाई फ्रॉम यूट्राइन आर्टरीज आता है इन योर विलस सिस्टम। ये भी सेम क्या होता है, ये भी क्या होता है, इनमें भी आप लोगों के गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसका क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन विलाई सिस्टम में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। अब डिफ्यूजन आपको पता है, डिफ्यूजन किस में डिपेंड करता है, डिफ्यूजन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। तो वही जो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो कहाँ आता है, फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी कि फ्रॉम मैटरनल टू फीटस जब ब्लड जा रहा है, तो फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, ठीक है, डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। अगर हम बात करेंगे देखिए प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी की और एक प्रेग्नेंट लेडी की, उसमें अगर हम लोग देखेंगे पार्शियल ऑक्सीजन लेवल और पार्शियल CO2 लेवल, तो जो ये PO2 और PCO2 होता है, दोनों कंडीशन में, दोनों स्टेजेस में अलग अलग होता है। जिसमें अगर हम बात करेंगे नॉन प्रेग्नेंट लेडी की, तो नॉन प्रेग्नेंट लेडी में ये जो PO2 होता है, दैट इज या पार्शियल ऑक्सीजन जो होता है, ये कितना है, 95 mmHg, ठीक है, 95 mmHg। वही अगर प्रेगनेंसी की बात करेंगे तो इसमें PO2 जो होता है, इट इज 105 mmHg, ठीक है, 105 mmHg होता है। अगर PCO2 की बात करेंगे तो यहाँ पे PCO2 इज 40 mmHg, और यहीं पे इसका पार्शियल CO2 का जो लेवल होता है, इट इज 32 mmHg, ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की जो स्टेट है, ठीक है, प्रेगनेंसी की जो स्टेट है, इसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, ठीक है। तो प्रेगनेंसी इज द स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो अभी अगर ये रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की स्टेज होती है तो आप बोलेंगे कैसे मैडम, ये रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस आपने बोल दिया है, तो इसको रेक्टिफाई करिए कि कैसे ये प्रेगनेंसी की स्टेज, प्रेगनेंसी को क्यों बोला जाता है दैट इट इज द स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो क्यों, देखिए इसका रीजन क्या है। इसका रीजन बहुत सिंपल है कि जो O2 कंजप्शन होगा, ठीक है, जो O2 का जो कंजप्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। O2 का जो कंजप्शन होगा वो इंक्रीज हो जाता है अराउंड 15 to 30%। क्या 15 to 30% से क्या होता है, ये हो जाता है इंक्रीज।
तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में जो ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है 15 to 30%। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक तो होगा डीप रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, एक तो होगा डीप रेस्पिरेशन, दूसरा जो टाइडल वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है वो 15 to 30% बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डीप रेस्पिरेशन होता है प्लस टाइडल वॉल्यूम विल गेट इंक्रीज। ठीक है, तो अगर ये सब होगा तो PO2 क्या होगा, PO2 भी आपका बढ़ेगा, PO2 भी आपका बढ़ेगा। तो हमें एक चीज पता है, हमें एक चीज पता है क्या, कि जो pH होता है, यानी कि जो ब्लड में जो pH होता है, इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PCO2, और pH आपका इज सेम एज योर बाइकार्ब। ठीक है, सेम एज योर बाइकार्ब या फिर मेटाबॉलिक स्टेज। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी, तो यहाँ पे मेटाबॉलिक का तो कुछ काम है नहीं, है ना, मेटाबॉलिक का कोई काम है नहीं। तो रेस्पिरेटरी का जो इंडिकेटर है वो क्या है, PCO2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, PCO2 हो रहा है कम, pH होगा ज्यादा। तो जब भी दोस्तों pH ज्यादा होता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एल्कलोसिस। ठीक है, pH अगर ज्यादा है तो इट इज सेड एज एल्कलोटिक कंडीशन है। तो एल्कलोटिक कौन सी है, इंडिकेटर क्या है आपका, PCO2, यानी कि रेस्पिरेटरी। ठीक है, PCO2 इज अ रेस्पिरेटरी इंडिकेटर। तो इसीलिए हमने बोला कि प्रेगनेंसी इज द स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, हेंस इट इज प्रूव्ड कि जो ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है वो कैसे हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन कंजप्शन विल गेट इंक्रीज, टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डीप रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर PO2 बढ़ेगा आपका, pH भी बढ़ेगा, तो PCO2 कम है। PCO2 कम क्यों है, क्योंकि PO2 बढ़ा है तो PCO2 आपका कम है। PCO2 अगर कम है तो pH विल गेट इंक्रीज, जिसकी वजह से ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे विलाइज। हम लोगों ने बोला, हमने एक विलस सिस्टम पढ़ा था, दैट इज अ विलाइज सिस्टम। तो विलाइज जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में हम लोग विलाइज को डिवाइड करते हैं, जिसमें आता है आपका प्राइमरी विलाई, देन आता है सेकेंडरी विलाई। ठीक है, सेकेंडरी विलाई, और एक होता है टर्शरी विलाई। ठीक है, एक होता है ये टर्शरी विलाई। तो जो प्राइमरी विलाइज होते हैं, ये जो प्राइमरी विलाइज होते हैं, ये आपके कब से स्टार्ट होता है, ये होता है ऑन द 13th डे में आप लोगों का ये बनना शुरू होता है प्राइमरी विलाई। देन 16th डे में सेकेंडरी विलाई, और उसके बाद आता है आपका 21st डे से क्या होता है, टर्शरी विलाई। ठीक है, तो 13 डेज, 16 डेज और 21st यानी कि 21 डेज। तो प्राइमरी विलाइज कैसे बनता है, हमने देखा कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्राइन कैविटी में। ठीक है, तो जो वो यूट्राइन कैविटी में हो जाता है इम्प्लांट, तो यहाँ पे आपका इम्प्लांट जब ये ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है डेसिडुअल लेयर के साथ, है ना, तो अभी क्या होता है, यहाँ पे ये डेसिडुआ है। ठीक है, डेसिडुआ के साथ जब आपका ये ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांटेशन होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म होती है प्राइमरी विलाई। ठीक है, ये फॉर्म होती है प्राइमरी विलाइज, ये फॉर्म होती है प्राइमरी विलाइज। ठीक है, प्राइमरी विलाइज यहाँ पे फॉर्म होती हैं। ठीक है, जो कि कंप्लीट होती हैं ऑन द डे 10 to 11। कंप्लीट इन डे 10 to 11। हमें इतना पता है कि जो इम्प्लांटेशन हमने पढ़ा था कि इम्प्लांटेशन जो इसका होता है ब्लास्टोसिस्ट का, वो कंप्लीट होता है ऑन डे 10 to 11 तक आपका कंप्लीट होता है। तो 13 डे से आपका प्राइमरी विलाई बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो प्राइमरी और सेकेंडरी है, जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी विलाइज होते हैं, दे बोथ आर एवेस्क्युलर। ठीक है, ये दोनों क्या है आपकी एवेस्क्युलर, यानी कि अभी यहाँ पे कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एवेस्क्युलर हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या होती है, कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है। जो वेस्क्युलर होता है, यानी कि जो ब्लड सप्लाई होती है, वो कब से स्टार्ट होती है आपकी,
जब से फॉर्म होता है आपका टर्शरी विलाई, ठीक है, टर्शरी विलाई जब से फॉर्म होता है यानी 21st डे से यहाँ पे क्योंकि ये वेस्क्यूलर है तो इसीलिए हम बोलते हैं कि फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो होता है वो 21st डे से स्टार्ट होता है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन कब से स्टार्ट होता है? ऑन डे 21st, ठीक है। तो 21st डे से होता है फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट, ठीक है। तो फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट कब से होता है? ऑन डे 21st से, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो प्लेसेंटा की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, प्लेसेंटा की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? यूनिट वो है कॉटिलिडॉन्स, ठीक है, कॉटिलिडॉन्स, ठीक है। तो ये जो कॉटिलिडॉन्स होती हैं तो 3 to 4 विलाइज, ये किससे बनती है? अराउंड 3 to 4 विलाइज जो होती हैं, तो 3 to 4 विलाइज मिलकर के आपका 1 कॉटिलिडन बनाती हैं, ठीक है, 1 कॉटिलिडन बनाती हैं। तो 3 to 4 विलाइज मिलके 1 कॉटिलिडन बनाती है। तो प्लेसेंटा का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? कॉटिलिडन, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे अम्बिलिकल आर्टरीज और वेन्स। तो हमें पता है कि अम्बिलिकल आर्टरीज कितनी है? तो 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है और 1 अम्बिलिकल वेन होता है, ठीक है। 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है और 1 होता है वेन, जिसमें जो अम्बिलिकल आर्टरी होता है वो क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी करता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन कैरी करती है? अम्बिलिकल आर्टरी जो 2 है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कौन कैरी करता है? आपकी अम्बिलिकल वेन जो कि होती है 1, ठीक है, ठीक है, क्लियर? ओके, देन इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लेसेंटल सर्फेस। तो प्लेसेंटल सर्फेस हमें पता है एक मैटरनल सर्फेस होगी, एक फीटल सर्फेस होगी, ठीक है। तो प्लेसेंटल सरफेस, तो यहाँ पे प्लेसेंटल सरफेस 2 होती हैं, दैट इज योर मैटरनल सरफेस, ठीक है, मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस, ठीक है, मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस। मैटरनल सरफेस जो होती है वो कैसी होती है? डार्क रेड, और इसमें क्या होता है? हीमोरेजिक, इसमें होते हैं हीमोरेजिक स्पॉट्स, ठीक है, हेमरेजिक स्पॉट्स होती हैं। और ये किससे जुड़ती हैं? ये जुड़ती है आपकी डेसिडुआ बैसिलस से ये आपकी कनेक्ट होती है, ठीक है। तो जो मैटरनल सरफेस होती है, मैटरनल सरफेस कैसी होती है? मैटरनल सरफेस डार्क रेड होती है, हेमरेजिक स्पॉट्स इसमें होंगे, और जो कि क्या होती है? डेसिडुआ बैसिलस से कनेक्ट होती है, ठीक है, ये मैटरनल सरफेस है। देन फीटल सरफेस कैसी होती है? फीटल सरफेस होती है ब्राइट रेड। कैसी होती है ये? ब्राइट रेड सरफेस होती है, और जो कि सेंटर में किससे जुड़ती है? आप लोगों की अम्बिलिकल कॉर्ड से, ठीक है। सेंटर में कौन जुड़ता है? इसके सेंटर में कौन होता है? आपका अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो फीटल सरफेस और मैटरनल सरफेस देख लिया हम लोगों ने। फीटल सरफेस कैसी होती है? वो डार्क रेड है, तो ये कैसी है? ये ब्राइट रेड सरफेस है जो कि सेंटर में जुड़ती है अम्बिलिकल कॉर्ड से। अगर कभी ये प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड से सेंटर में नहीं जुड़ता है, ठीक है, अगर कभी आप लोगों का सेंटर में नहीं जुड़ता है, ठीक है, सपोज ये प्लेसेंटा है, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड सेंटर में ना जुड़ के पेरिफ्री में जुड़ जाए, नॉर्मली इसको यहाँ पे जुड़ना है, लेकिन अब ये यहाँ पे नहीं जुड़ेगा अगर ये इसके पेरिफ्री में जुड़ जाए। पेरिफ्री यानी कि पेरिफ्री में अगर ये इसके जुड़ जाए, अगर यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? बैटरडोर। क्या बोलते हैं? बैटरडोर, ठीक है। अगर प्लेसेंटा सेंटर में ना जुड़ के इसकी जो अटैचमेंट है, अगर अटैचमेंट
इसकी क्या हो जाएगी, अगर पेरिफेरल में हो जाएगी, पेरिफेरल एरिया में हो जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं, बैटल डोर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। और एक और है दैट इज सक्सेंटूरिएट। सक्सेंटूरिएट में क्या होता है, बैटल डोर आप लोगों ने देख ली, और एक होता है सक्सेंटूरिएट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेसरी लोब भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सेसरी लोब भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्लेसेंटा होता है ना, वो एक एक्स्ट्रा प्लेसेंटा फॉर्म होता है, यानी कि जो प्लेसेंटा आपका नॉर्मल था वो तो है ही, लेकिन एक और प्लेसेंटा क्या होता है, एक छोटा सा प्लेसेंटा, यानी कि इसका जो साइज होगा वो छोटा होगा देन योर लार्ज। इसका साइज जो होगा वो लार्ज है, लेकिन ये आपका एक स्मॉल सा लोब एक बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में जब प्लेसेंटा रिमूव हो जाता है उसके बाद एक और छोटा सा जो आपका ये लोब छूट जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, पोस्टपार्टम हैमरेज होने के चांसेस होते हैं, पीपीएच ब्लीडिंग होने, मतलब पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं अगर ये रिटेन्ड हो गया। ठीक है, तो ये है सक्सेंटूरिएट या फिर एक्सेसरी लोब ऑफ प्लेसेंटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज क्लियर कर दिया है आप लोगों के प्लेसेंटा वाला टॉपिक। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि प्लेसेंटा के क्या क्या टॉपिक्स हमने डील किए हैं, जिसमें आया है प्लेसेंटा क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कितने डायमीटर्स है, कितना उसका डायमीटर्स होता है, ब्लड वॉल्यूम कितना होता है। देन हम लोगों ने देखा कि अम्बिलिकल आर्टरीज और वेन्स कितनी होती हैं। फिर इसका हम लोगों ने देखा कि प्लेसेंटा का विलाइज, जो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, और किस तरीके से ब्लड सप्लाई होता है वो आज हम लोगों ने देखा है प्लेसेंटा में। देन अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो लेंगे हम लोग फीटल सर्कुलेशन में, जो मैं कल लेने वाली हूँ फीटल सर्कुलेशन में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए आप अपनी दोनों क्लासेस यानी कि एम्ब्रियोलॉजी और प्लेसेंटा को अच्छे से रीड आउट करिए, क्योंकि एग्जाम पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें से पूछे जाते हैं। टिल देन, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।